दोस्तों, जब हम सेल्स के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि किसी प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, किसी वस्तु को बेचा जा रहा है, जैसे कि कोई कंप्यूटर, कोई मोबाइल फ़ोन, कोई स्मार्टफोन, किसी मॉडेम को बेचा जा रहा है, किसी वाईफाई राउटर को बेचा जा रहा है, या फिर कोई सर्विस बेची जा रही है। रिचार्ज किया आपने सिम कार्ड खरीदा है, या कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन खरीदा, उसके साथ इंटरनेट का कनेक्शन लगवाया आपने, तो उसका कुछ आप पैसा भर रहे हैं। तो या तो कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट बेची जा रही है। अब जब कहा जाता है कि मेरा डेजिग्नेशन एज अ सेल्स पर्सन है सेल्स इंजीनियर, तो ये सेल्स इंजीनियर का काम क्या होता है? सेल्स इंजीनियर और सेल्स पर्सन में डिफरेंस क्या होता है? ये सेल्स के आगे इंजीनियर क्यों लगाया गया? तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहां पर सिर्फ सेल्स, सामान्य कोई मोबाइल फोन बेचने ऐसा सेल्स नहीं होता, वहां पर सेल्स इंजीनियर की जरूरत होती है, कुछ टेक्निकल काम होता है। तो आज हम समझेंगे कि सेल्स इंजीनियर के ड्यूटीज क्या होते हैं, काम क्या होता है, वो अपनी जो ड्यूटीज है उन्हें कैसे निभाते हैं। कई सारे B2B सेल्स जो होते हैं वो थोड़े टेक्निकल होते हैं, वहां पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि EPPX मशीन। अब देखिए, हो सकता है कि किसी दफ्तर में एक सपोर्ट की टीम बैठी हो या पूरा का पूरा कॉल सेंटर हो। हर व्यक्ति के पास उस कॉल सेंटर में एक फ़ोन होता है, एक लाइन होता है, कस्टमर्स उस फोन लाइन पर कॉल करते हैं और कोई उस फोन को आंसर करता है। ये एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होगी कि मेरे ये कॉल सेंटर एक ही नंबर पर फ़ोन जाएगा, लेकिन ये कॉल सेंटर जो मेरे है पूरे देश में अलग अलग जगह पर सेट किए हुए हैं कि कभी कहीं एक जगह बिजली चली गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो दूसरे जगह से लोग जवाब दे देंगे फ़ोन पर। तो ये थोड़ा एक रिक्वायरमेंट हो गया। अब जो सेल्स पर्सन है, जो इस रिक्वायरमेंट को समझने कंपनी में जा रहा है, जिसे कुछ वस्तु बेचनी है, वो ये नहीं बोलेगा कि भैया 4 फोन लाया हो, 2 वायर लाया हो, लगा के मैं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता ये काम। यहाँ पर काम कैसे होगा कि आप जाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट समझेंगे कि लोकेशन कितने हैं, कहाँ है, मशीन कैसे बैठनी है, किस टाइप का हार्डवेयर देना होगा, उसमें कितने लाइंस का सपोर्ट चाहिए, उसमें अलग अलग कार्ड लगते हैं, बहुत सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है। कई बार क्लाइंट को पता भी नहीं होता कि ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आपको जो है ये समझाकर फिर क्लाइंट को जो है एक सेल्स इंजीनियर की तरह सोल्यूशन देना है पूरा, और फिर इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में भी आपको इन्वॉल्व रहना है। तो ये काम जो होते हैं जहाँ पे कुछ टेक्निकल इवैल्यूएशन होना है, कोई टेक्निकल वस्तु, बहुत सारी चीजें मिलाकर एक सर्विस देनी है किसी कंपनी को, ये B2B सर्विस होता है। B2B B2C ये सब क्या होता है समझना हो तो मेरा अलग वीडियो था। पर B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कोई बिजनेस आपसे, कोई कंपनी आपसे जो है कुछ सामान खरीद रही है, कोई सर्विस खरीद रही है। सो हम सारी ड्यूटीज जो है 1 बाय 1 देखते हैं सेल्स इंजीनियर। सेल्स इंजीनियर की सबसे पहली ड्यूटी क्या है भैया? वो जो है मेरे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक बटन दबाएंगे, कोई फीडबैक हो तो कमेंट्स में देंगे। एक चीज और ध्यान दीजिए कि आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज चाहिए, CEO के साथ बातचीत चाहिए, तो मैंने जो है चैनल पर ज्वाइन बटन ओपन किया है, नीचे ज्वाइन बटन दबाइए और उसमें आपको बहुत ही अच्छा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। जो सेल्स इंजीनियर होता है उसमें टेक्निकल नॉलेज तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ सेल्स का जो है वो इन्फॉर्मेशन भी होता है, सेल्स का प्रोसेस भी समझते हैं, वो सेल्स का जो काम है उसे भी बखूबी निभा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो आप एक टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर बनेंगे, लेकिन सेल्स करने के लिए आपको कंपनीज के टेंडर बिड करना या अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को उनके ही लैंग्वेज में जवाब देना और सेल्स को क्लोज करना, वो वाले स्किल्स आप में होना जरूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिए कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो लेटेस्ट जॉब्स ढूंढने के लिए लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में रखा है। काफी सारी कंपनीज जो होती है आपसे कहेगी कि उन्हें आप एक प्रपोजल दीजिए, एक कोटेशन दीजिए, या फिर आप एक खाली इंफॉर्मेशन दीजिए अर्ली स्टेज में। तो इसे कहते हैं RFI, RFQ, RFP। सो RFI का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, कि हमें अभी आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दीजिए, हमें कुछ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है, हार्डवेयर इंप्लीमेंट करना है, लेकिन हमें पता नहीं है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। RFP में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो ज़्यादातर सेल्स इंजीनियर को करना है कि आपने मेरे रिक्वायरमेंट समझे हैं, आप अपनी तरफ से जो है मुझे बताइए अभी कि आप क्या क्या कर सकते हैं मेरे लिए। और RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो होता है उसमें कंपनी आपको कह रही है स्पेसिफिकली मुझे ये चीज़ें चाहिए, इसका कोटेशन दीजिए, कितने टाइम में इंप्लीमेंट करेंगे बताइए और काम आगे बढ़ाएंगे। सो ये जो है ये रिक्वेस्ट के फॉर्म्स होते हैं, या रिक्वेस्ट जिस फॉर्मेट में भेजना है वो सेल्स इंजीनियर को समझना है। रिक्वायरमेंट्स को तो गैदर करना ही है, लेकिन जिस फॉर्मेट में कंपनी ने बिड्स मांगे हैं या इन्फॉर्मेशन अलग अलग कंपनी से मांगा है उन्हें देना होगा आपको। अब ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भरने के लिए आपको कॉस्टिंग का अंदाजा होना चाहिए कि आपके कंपनी को जो है क्या कॉस्टिंग लगने वाला है ये काम करने के लिए। तो अगेन आप अपने कंपनी में इंटरनली काम करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को समझाएंगे, अलग अलग टीम के साथ काम करके कॉस्टिंग डेवलप करके फिर आप एक कोटेशन देंगे जिससे आपके कंपनी का भी मुनाफा हो।
अगर आपको ऑर्डर मिला है या ऑर्डर का प्रोस्पेक्ट भी आया है तो आपकी कंपनी का जो एक ERP होगा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है या जो भी सेल्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर है, उसमें आप सारे कस्टमर के डिटेल्स भरेंगे, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को भरेंगे, आपने क्या कोटेशन दिया है या प्रपोजल दिया है उसकी पूरी जानकारी भरेंगे। तो वो जो आपके कंपनी के इंटरनल सिस्टम्स है उनमें भी कस्टमर का रिकॉर्ड डालना, ये अगेन आपका काम होगा, ये सेल्स साइड का काम है। अब ये जो टाइप के काम होते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रपोजल दिया और जितना भी सामान लगने वाला है उस काम को करने के लिए वो सारा सामान आपकी कंपनी के पास रेडी होगा। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी वायरमैन को आके काम करना है, थर्ड पार्टी टेक्नीशियंस को आके काम करना है जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दूसरी कंपनी से ऑर्डर करनी पड़े, हर चीज़ आपकी कंपनी खुद नहीं बनाएगी, वायरिंग का काम होगा या कुछ केबलिंग का काम हो या कुछ सिविल काम हो, पता नहीं क्या काम होगा वो काम पूरा करने के लिए। तो जितने भी काम लगेंगे हो सकता है आपको और अलग अलग वेंडर्स के साथ करना होगा कोऑर्डिनेट, या फिर आपकी कंपनी के भी सामान हो तो कुछ सामान इंपोर्ट होते होंगे जिन्हें आने में समय लगता है। तो आपको प्लान करना है कि ये कोटेशन अब अप्रूव हुआ है, ये ऑर्डर आया है, इतनी तारीख तक ये ऑर्डर डिलीवर करना है, तो इस तारीख तक मुझे जो है ऑर्डर इंटरनली प्लेस करना है अपने सिस्टम में कि सामान टाइम पर आ जाए। तो उसका प्लानिंग करके आपको सामान को टाइम पर डिलीवर करना है, काम को टाइम पर जो है कोऑर्डिनेट करके पूरा करवाना है। अब सेल्स होने के बाद कस्टमर की टीम को जो है ट्रेनिंग देना अपना प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, तो इनिशियल ट्रेनिंग भी आपको देनी है, आपको प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हुआ है नहीं हुआ है, इस पूरी चीज़ को सक्सेसफुल बनाना ये भी आपकी ड्यूटी है। इस ड्यूटी को निभाते समय हो सकता है कस्टमर को कुछ सपोर्ट लगे तो लेवल 1 सपोर्ट देना, स्पेशली शुरुआत के दिनों में कि ये चीज़ हमसे हो नहीं पा रही, ये प्रॉब्लम हो गया। हमने भी एक बार ऐसे टेक्निकल सिस्टम अपनी कंपनी में लगवाया था और जो सेल्स वाले थे उनसे पहले कुछ 4-5 दिनों में हमें काफ़ी सपोर्ट लेना पड़ा। वो वापस आ गए दफ्तर में, हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने थे मशीन में, वो हमारी टीम को सिखा कर गए। तो हमें ट्रेनिंग देना, थोड़ा बहुत सपोर्ट देना कि हमारा काम चालू हो जाए, ये सारा सेल्स वाला देख लेता है। तो सेल्स इंजीनियर जो है एक तरह से प्रॉपर जो है इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद काम चालू हो जाए वहां तक कंपनी के साथ रहता है। अब जो ये सेल्स इंजीनियर का काम है, आपने तो सेल्स तक का समझ लिया, बट इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप जब किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, क्लाइंट के यहाँ सेल्स कर रहे हैं, तो आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझा, आपने उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है या क्लाइंट की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आज आपका प्रोडक्ट इम्प्रूव नहीं कर रहा है, आपका प्रोडक्ट उसे हेल्प नहीं कर रहा है। इस फीडबैक को अपनी प्रोडक्ट टीम को देना, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को जाकर ये फीडबैक देना आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, क्योंकि इस फीडबैक को लेकर आपकी जो कंपनी है वो प्रोडक्ट्स को और एनहांस करेगी। कई बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले, प्रोडक्ट वाले आपके साथ इम्प्लीमेंटेशन देखने आएंगे कि वो सीख सके कि प्रोडक्ट में और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। सो ये जो है आप एक तरह से अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मार्केट से इंटेलिजेंस लेकर आएंगे। अब इसी के साथ साथ आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने क्या प्रपोजल दिया था, उन्होंने क्या प्रोडक्ट्स को पिच किया था, उनके कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, उनके बारे में कोई आप मार्केट इंटेलिजेंस जमा कर सको ग्राउंड पर, क्योंकि आप क्लाइंट से मिल रहे हैं, क्लाइंट ने तो आपके 10 कॉम्पिटिटर्स से बात की है, तो उस इन्फॉर्मेशन को भी आप ले जाकर, डील आपको मिली हो ना मिली हो, उस इन्फॉर्मेशन को ले जाकर आप अपनी कंपनी को हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको अपने जो एंटीना है उसे ट्यून करने होंगे। दोस्तों, सेल्स इंजीनियर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक वर्क है, टेक्निकल और सेल्स को कंबाइन करता है। तो किसी एक इंडस्ट्री में आप अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज बना सकते हो और आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री जो है आगे चलकर फ्यूचर में ग्रो होने वाली है, तो इसमें एक सेल्स इंजीनियर बनना आपके लिए यूजफुल हो जाता है। सेल्स इंजीनियर सिर्फ हार्डवेयर वाली कंपनीज में नहीं होता, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन में भी आता है, सॉफ्टवेयर में भी काफ़ी अच्छा जो है इसका फ्यूचर हो सकता है। तो अगर आपको एक सेल्स इंजीनियर का जॉब मिल रहा है तो आप समझिए कि क्या इस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं आने वाले 10, 15, 20 साल में इसकी डिमांड क्या बढ़ते रहेगी, और वैसा है तो हो सकता है ये एक अच्छा डोमेन है करियर स्टार्ट करने के लिए। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक देता हूँ, लेटेस्ट जॉब्स आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।